नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मुंबई में शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में 4 प्रस्ताव पास हुए हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई में शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक खत्म और सभी की नजरें इस पर टिकी थी कि आखिर इस बैठक में आज क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में भरोसा जताया गया। बागियों पर कार्रवाई का फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे। हिंदुत्व और मराठी अस्मिता का प्रस्ताव पास किया गया। बड़ी खबर और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है और आज सुबह से ही सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी थी। बैठक में 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर भरोसा जताया गया, यानी कि बैठक में सम्मिलित सभी विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर भरोसा जताया, वही सीएम रहे, इस बात को कहा गया। बागियों पर कार्रवाई की बात की गई और कहा गया कि कार्रवाई का फैसला उद्धव ठाकरे ही लेंगे। हिंदुत्व और मराठी अस्मिता को लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया है। आपको बता दें कि जो भी शिंदे गुट के बागी विधायक थे वो सभी वापस मुंबई लौट आए हैं लगभग। और अब यानी कि जो भी लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र में सियासी, वो सब अब मुंबई से ही लड़ी जा रही है। बागियों पर कार्रवाई का फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे और इसी के साथ शिंदे गुट को एक बड़ा झटका लगा है इस बैठक के बाद। जिस तरह से तस्वीरें निकलकर अभी तक सामने आ रही थी और जिस तरह से चीजें हो रही थी, उनसे तमाम सवाल अपने आप ही उठ रहे थे, जिनमें से पहला सवाल यही था कि आखिर शिंदे बागी होने के बाद भी किसी दूसरी तरफ जाने का इशारा क्यों नहीं दे रहे। दूसरा सवाल यह भी कि अगर विधायक बागी हो गए हैं तो उसके बाद भी बीजेपी सत्र बुलाने की बात क्यों नहीं कर रही है। तीसरा यह भी कि जिस तरह से शिंदे के लगातार बयान निकलकर सामने आ रहे थे और वो हर बात पर यही कह रहे थे कि मैं ना शिवसेना को छोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ। इस खबर पर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अजय शर्मा जी जुड़ गए हैं। अजय जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब शिवसेना की जो कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, प्रस्ताव पास हुए और भरोसा जताया उद्धव ठाकरे पर। क्या लगता है कि अब समीकरण क्या कुछ कहेगा महाराष्ट्र का? देखिए, ये तो सियासी उठापटक है और उद्धव ठाकरे जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अपनी सियासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ बाला साहब ठाकरे की जो साख है उसको भी सहेजने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो कुछ भी किया है उसको आप झुटला नहीं सकते और उससे भाग नहीं सकते हैं। बिल्कुल। आप तो ये तो अब एक तरीके से जो है सिर्फ एक लीपापोती वाली बात मैं समझता हूँ कि अब वो बता रहे हैं कि नहीं, अभी भी हमारा महाराष्ट्र में वर्चस्व है, लोगों का अभी भी हमारे अंदर भरोसा है, ये सब कुछ है। और वही सब एक कोशिश है और ये कोशिश जो है कितनी कामयाब होगी ये तो कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भरोसे का अंदाजा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिन ठाकरे की आवाज पर पूरा महाराष्ट्र खड़ा हो जाता है, शिव सैनिक खड़े हो जाते थे, अब शिंदे की बगावत पर वो नजर नहीं आ रहे थे। वो 3 से 4 दिन बाद नजर आते हैं सड़कों पर। देखिए, वही तो मैंने आपसे कहा ना कि वो भरोसा जो है वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं लोगों को हमारे पर भरोसा है, शिव सैनिक हमारे साथ में है। एक तरीके से उद्धव ठाकरे की जो पॉलिटिकल साख है वो दांव पर है। आप देखें किस तरीके से वो घर वापस आए कि यहीं रहेंगे और तरीके सरेंडर का, हम कहें सरेंडर कर दिया उन्होंने जी पूरी की पूरी पॉलिटिकल साख। और रही बात शिंदे का जो स्टेटमेंट है वो अभी भी वो उसी के ऊपर है कि हाँ, मैं अभी भी सच्चा शिव सैनिक हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे का सिपाही हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, ये सब कुछ है। तो उन्होंने एक तरीके से एक ऐसी लकीर खींच दी जहां पर उद्धव ठाकरे को अब साबित करना पड़ रहा है कि वो बाला साहब ठाकरे के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, वो सच्चे शिव सैनिक हैं, सभी लोग उनके साथ हैं। एक तो पॉलिटिकल साख महाराष्ट्र के अंदर है, दूसरा शिवसेना के अंदर ही उनकी साख दांव पर है अब। इसीलिए वो मीटिंग करनी पड़ी और कहना पड़ा कि नहीं वो हम ऐसा कुछ करेंगे। तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उनका पॉलिटिकल करियर जो है खतरे में पड़ जाएगा और बहुत नीचे चले जाएंगे वो।
अब ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से लगातार एकनाथ शिंदे का बयान यही रहा कि वो सच्चे शिव सैनिक हैं, वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, वही असली वाले हैं, तो क्या समझा जाए कि वो सिर्फ कुर्सी ही नहीं चाहते हैं, वो पार्टी भी चाहते हैं? नहीं देखो, वो सिर्फ और सिर्फ ये मेरा मुझे जो लगता है वो सिर्फ और सिर्फ ये साबित कर देना चाहते हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ कि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को मानने वाले वही हैं सिर्फ, और जो हिंदुत्ववादी जो राजनीति होती है उसके पुरोधा वही है महाराष्ट्र के अंदर, और जो शिवसेना है उसका नेतृत्व सिर्फ अब वही कर सकते हैं। अब देखिए, नेतृत्व वही कर सकते हैं जी। यानी कि शिवसेना के नेतृत्व के ऊपर सवाल है, और उद्धव ठाकरे यही साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, नेतृत्व मेरे पास ही रहे, लोग मेरे पास में है। तो आने वाले समय में यही दिलचस्प होगा कि शिवसेना का असली उत्तराधिकारी कौन, नेतृत्व किसके हाथों में रहेगा, शिवसैनिक किसकी तरफ जाएंगे, क्या वो एकनाथ शिंदे की तरफ जाएंगे या उद्धव ठाकरे की तरफ जाएंगे, जो उनको अपने पिता से विरासत में मिला है। यानी कि पिता की विरासत पे तो आप काबिज हो गए, लेकिन उसको संभाल नहीं पाए, आप एक असफल जो है जिसे कहें कि नेता है, आप एक बिल्कुल। क्या अजय जी यूं भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक बार बाला साहेब ठाकरे के सामने भी ऐसा समय आया था कि जब पार्टी के कार्यकर्ता ने उनके ऊपर भी सवाल उठाए थे, तो उन्होंने तुरंत कह दिया था कि मैं शिवसेना छोड़ रहा हूं, जिसको आना है वो आकर अध्यक्ष बन जाए। अब उसी तरह की कुछ बातें उद्धव ठाकरे ने भी कही, यानी कि उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश की, लेकिन असर नजर नहीं आया बाला साहेब ठाकरे वाला। इसका मतलब वही है ना कि बाला साहब ठाकरे पर लोगों को भरोसा था, लेकिन उद्धव ठाकरे के ऊपर भरोसा नहीं है। और वो बाला साहब ठाकरे जो है एक बहुत बड़े नेता थे, जन नेता थे, मैं जिसे कहूँ जन नेता, लोगों के नेता थे, और वही वो पॉलिटिशियन मैं उनको नहीं मानता, वो जन नेता थे, लोगों का भरोसा था उनके ऊपर, अटूट भरोसा था। वही उद्धव ठाकरे जो है एक मुख्यमंत्री हो गए या फिर एक नेता के रूप में आ गए, जिसके ऊपर जब आप एक पॉलिटिशियन बन जाते हैं, तो पॉलिटिशियन जब अपना भरोसा खो देता है तो नेता, तो उसके पीछे जनता नहीं होती है, और वो सीधे सीधे दिखाई देता है। यहाँ पर हमने वही देखा, जैसा कि आपने कहा कि शिव सैनिक भी जो है बहुत देर से सामने आए उनके पक्ष में, तो ये सिर्फ ये बता रहा है कि लोगों का अब उनके ऊपर से भरोसा खत्म हो चुका है, इसीलिए वो चाहे कुछ भी कहें लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ना, एकनाथ शिंदे ने क्या कहा कि जब तक वो त्याग पत्र नहीं दे देंगे तब तक हम वापस नहीं आएंगे महाराष्ट्र जी। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है कि भरोसा वो खो चुके हैं, और भरोसा ही जीतने की लड़ाई है सारी। और वो भरोसा जब एक बार चला जाता है तो वो वापस लौट कर नहीं आता, और राजनीति में ये सब कुछ होता है कि आप कितने डिप्लोमेटिक हैं, आप कितने बड़े जो है। तो अब इस आगे की लड़ाई में क्या संभावनाएं नजर आती हैं कि क्या इस्तीफा देंगे उद्धव ठाकरे? नहीं, मुझे तो लगता है उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे, लेकिन इस्तीफा देने से पहले वो हर संभव कोशिश करके देख लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो साख दाव पे लगी हुई है, उनके परिवार की विरासत की साख दाव पे लगी हुई है, बाला साहब ठाकरे की पूरी साख दाव पे लगी हुई है। अगर ऐसा वो कुछ होता है तो महाराष्ट्र के अंदर से उद्धव ठाकरे परिवार का वर्चस्व और प्रभाव दोनों खत्म हो जाएगा, और इसका सीधा सीधा लाभ है एकनाथ शिंदे के साथ साथ जो उनके दूसरे ब्रदर हैं राज ठाकरे, उनको भी मिलेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, हमारे साथ हिमांशु सिंह जी भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से लाइव। हिमांशु जी, जिस तरह की तस्वीर महाराष्ट्र की अभी बनती हुई नजर आ रही है, आगे का समीकरण क्या नजर आता है, क्या संभावनाएं नजर आती हैं इस लड़ाई में? देखिए, यहाँ पर उद्धव ठाकरे जैसे कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी उनकी अगुवाई में, तो जिस तरह से प्रस्ताव पारित हुए और जिस तरह से संजय राउत ने उनकी बयान आया कि गद्दारों को किसी भी कीमत पर वो जो है माफी नहीं मिलेगी, साफ संकेत है कि जिस तरह से जो एक चेतावनी भरे लहजे में लगातार जो है वो कह रही है। उद्धव ठाकरे ने भी बयान इसी तरह दिया था, और संजय राउत अपने उग्र बयानों के लिए जाने जाते हैं, सभी जानते हैं। तो जैसे कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे अभी कि जितने विकल्प मौजूद हैं शिवसेना के पास, वो जो है सारे विकल्पों को जो है एक तरह से इस्तेमाल कर लेना चाहती है। इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे तो बात की बात है, जब इंसान हार जाता है उससे कोई विकल्प बचेगा नहीं। इसलिए जितने भी है वहां पर जो है विकल्प, उसे वो इस्तेमाल करना चाहती है, उसका देखना चाहती है कि सारे इनका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात है जो एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक असम में मौजूद हैं, वो इससे कितने डरते हैं, कितना क्या होता है, ये डिपेंड करता है इसमें। तो हमें लगता है कि आज और कल का दिन जो है यहाँ पर काफी जो है महत्वपूर्ण होने वाला है कि ये संदेश गया है। संदेश के पहले भी गया है, लेकिन कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो संदेश गया है, जा रहा है इस तरह, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन उधर एकनाथ शिंदे जो है
वो पूरी तरह से जो है डटे हुए हैं कि किसी भी तरह की धमकियों का प्रभाव नहीं पड़ने वाला उन पर, किसी तरह का ये नहीं पड़ेगा। वो लगातार बोल रहे हैं कि अल्पमत में है उद्धव ठाकरे की सरकार, बहुमत उनके पास नहीं है। बिल्कुल। अजय जी, ऐसे में एक सवाल यह भी है कि क्या यूं समझा जाए कि कहा जाता है कि अगर पिता के साथ बैठा जाए, उसके साथ कदम मिलाकर चला जाए तो विरासत को संभाला जा सकता है। यह काम उद्धव ठाकरे ने नहीं किया है, उन्हें सिर्फ सब कुछ करा कराया मिल गया है, इसलिए संभाल नहीं पा रहे हैं। अजय जी, इतिहास साक्षी है कि जिसने भी अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर शासन को संभाला है या राज किया है या राजनीति की बारीकियां सीखी हैं या प्रशासन की बारीकियां सीखी हैं, तो उसने अपने पिता की विरासत को संभाल लिया है। और जो जिसने नहीं सीखा है उसने बना बनाया साम्राज्य ही खो दिया है। तो यहाँ पर भी सब कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि वो बारीकियां वो नहीं सीख पाए, लोगों का मैनेजमेंट नहीं सीख पाए। सोशल मैनेजमेंट, सोशल इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप वो बाला साहब ठाकरे की वजह से मिला, लेकिन आपकी सोशल इंजीनियरिंग कैसी है, आपकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वो मैनेजमेंट बहुत जरूरी था, वहां आप चूक गए आप। दूसरा, यहाँ पर हम विरोधियों को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आप भूल गए आप। तो विरोधियों को मैनेज करना या अपने जो साजिशकर्ता होते हैं उनको भी जो है संभाल ले जाना, वो भी जरूरी है। लेकिन आप हमेशा एक ठसक वाले अंदाज में आते हैं और सुना के चले जाते हैं, डिक्टेटरशिप जिसे कहते हैं। जैसे अभी आप देखें, और हम राजनीति में तो बहुत ही संभ्रांत भाषा में कहते हैं कि वो बड़े एग्रेसिव हैं। ये जो एग्रेशन है वो डिक्टेटरशिप को ही कहलाता है। ये लोग अब पसंद नहीं करते हैं, कोई भी अपने ऊपर इतना ज्यादा रूल पसंद नहीं करता है कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते। डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। और दूसरी बात देखिए, जैसे अभी बात हो रही थी कि वो बागी विधायक हैं, आप छोटी सी बात समझ लीजिए, बागी होने में और भ्रमित होने में अंतर है। जो भ्रमित होते हैं उनको आप डरा कर फसला कर वापस ला सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, है ना। लेकिन जो बागी होते हैं वो क्रांतिकारी टाइप होते हैं। उनको पता है यदि हम बगावत कर रहे हैं तो इसके कितने सारे साइड इफेक्ट होंगे और क्या क्या हो सकता है हमारे साथ में। इसके बावजूद भी यदि वो फैसला कर रहे हैं तो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर है। जो पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर होता है वो अपने फैसले से बदला नहीं करते हैं। सीधा सीधा एग्जांपल, हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ी गई लड़ाई भी, जिन्हें लोग अंग्रेज बागी कहते थे, क्रांतिकारी कहते थे, उन्हें पता था क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो यहाँ राजनीति में जो भी बागी हो रहा है वो जो है वापस लौट के तो नहीं आएगा। बिल्कुल। शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, और शुक्रिया हिमांशु जी आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। बरेली के राजश्री मेडिकल कॉलेज के छात्रों की भूख हड़ताल 4 दिन से लगातार जारी है। मेडिकल छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर अवैध वसूली और इंटर्नशिप लेट करने का आरोप लगाते हुए भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको दिखाते हैं। मेडिकल कॉलेज फतेहगंज पश्चिमी बरेली में जो स्थित है, वहाँ पे कुछ डॉक्टर हैं जो यहाँ से पास आउट हुए हैं, वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। और उनकी अपनी अपनी मांग है। उन्होंने पूरी यहाँ के जो प्रशासन है, मेडिकल प्रशासन है पूरा, उस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। यहाँ तक कि उनकी खबरें जब यहाँ के लोकल अखबार में जब प्रकाशित हुई थी तो उस पर जो उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक, उन्होंने ट्वीट भी करा था और उन्होंने कहा था जो राजश्री का प्रकरण है उस पर हम संज्ञान भी लेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ मामला है। आज बरेली में उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, 2 बजे IMA हॉल में वो डॉक्टरों की मीटिंग लेंगे, जिसमें लेकर ये मुद्दा उठाया जाएगा। कुछ हम वहाँ पे स्ट्राइक वाले ग्राउंड पे गए, ग्राउंड पे हम पूछना चाहते हैं डॉक्टरों से कि क्या कुछ मांग है। मैम, ये अवैध वसूली बंद करो, क्या कुछ है? सर, हमसे एक्स्ट्रा फीस ली जा रही थी ईच ईयर 1.46 लाख। जब हम यहाँ पे एडमिशन लेके आए थे तो हमें 9.84 बोली गया था कि फ़ीस है, लेकिन फिर उसके 1 महीने बाद एडमिशन के हमें बोला गया कि फ़ीस हाइक हो गया 1.46 के नाम। तो हम लोगों को बोला कि हर साल इतनी फ़ीस आपको एक्स्ट्रा और देनी है। तो हम लोग परेशान हो गए और हमसे ये फ़ीस हर एग्ज़ाम से पहले मांगी जाती है। हमें हरास किया जाता है कि हमें ये फ़ीस देनी है, हमें देनी। तो ये बड़ा आरोप है। यहाँ पे स्टूडेंट कह रहे हैं, जो पास आउट डॉक्टर हैं, जो भविष्य के डॉक्टर हैं, जो आम आदमी को देखेंगे और आम आदमी को अच्छी सुविधा देंगे चिकित्सा का। उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि मतलब उनसे फीस बढ़कर ली जाती है। यहाँ पे कुछ और भी है, ये 14 लाख वापस करो करके एक मैम है, उनसे पूछेंगे, जो भविष्य की डॉक्टर हैं, उनसे पूछेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं ये बैनर है 14 लाख वापस करो, इसका कुछ हमारी जो फीस डिसाइड हुई थी 9.84 डिसाइड हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 1.46 हर साल एक्स्ट्रा मांगने की डिमांड करी है। और इसके अलावा
1.5 इंटरनेट चार्जेस हर साल डिमांड कर रहे हैं। टोटल मिला के 14 लाख बनता है जो हमें वापस मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने दिया है उनको एक्शन लेना चाहिए कि उनका जो रिफंड होना चाहिए, और जिनसे नहीं लिया गया है या जिन्होंने जो नहीं दे पाए हैं उनसे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि उनको पीड़ित ना किया जाए, उनसे डिमांड ना की जाए। तो आज ब्रजेश पाठक यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कुछ आप मैसेज देंगे ब्रजेश पाठक को? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे पूरे बैच की तरफ से, हमारे सब इंटर्न डॉक्टर्स की तरफ से, कि वो इस मामले की जांच करें अच्छे से। तो ये कह रही है मैम, कह रही है कि हमें रिक्वेस्ट है ब्रजेश पाठक से कि वो इस मामले को लें और बहुत अच्छी तरीके से संज्ञान लें। खबर भदोही से है, जहां सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत ट्रक की चपेट में आने से हो गई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। भदोही से सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवारों की मौत हो गई है। भदोही से एक खबर है, सड़क हादसे को लेकर लगातार सड़क हादसे की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक बाइक सवार युवक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है, और रही कोतवाली इलाके की यह घटना है जहां यह पूरा मामला घटा है। भदोही से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई है। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवारों की मौत हो गई। एक बाइक सवार युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, और रही कोतवाली इलाके की यह घटना है। लगातार सड़क हादसे निकलकर सामने आते हैं, लगातार ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, और लगातार इन सड़क हादसों में कोई ना कोई अपनी जान गंवा रहा है। अब खबर लखनऊ से है, जहां कई थानों के प्रभारी निरीक्षक बदले गए हैं। अखिलेश कुमार मिश्रा हजरतगंज के प्रभारी निरीक्षक बना दिए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई थानों के प्रभारी निरीक्षक बदले गए, यानी कि प्रशासनिक फेरबदल। अखिलेश कुमार मिश्रा हजरतगंज के प्रभारी निरीक्षक बनाए गए। श्याम बाबू शुक्ला कार्यमुक्त हुए हैं। कुलदीप दुबे प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनलालगंज बनाए गए, और इसी के साथ धर्मपाल सिंह कार्यमुक्त कर दिए गए, और फिर देवेंद्र विक्रम सिंह को प्रभारी निरीक्षक पीजीआई थाने का बनाया गया। श्याम सिंह प्रभारी निरीक्षक बनाए गए हैं हुसैनागंज थाने के। अब खबर हमीरपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने चोरी की 10 बाइकों को बरामद कर लिया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। कल जो एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, उसके दौरान 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया, जिनके नाम क्रमशः जियालाल उर्फ श्रवण कुमार और पप्पू उर्फ शिव कुमार। ये दोनों अभियुक्त, इनसे जब पूछताछ की गई तो इसमें ये जांच में आया कि इन्होंने हाल फिलहाल में काफ़ी मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं की थी, और इनके पास से पूछताछ के उपरांत लगभग 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं जो विभिन्न जगह से इन्होंने चोरी की थी। साथ ही इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें इन पर लूट के, हत्या के और अन्य चोरियों के मुकदमे भी हैं। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां स्कूल में झाड़ू लगाते हुए बच्चे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षा के मंदिर में किताबों की बजाय बच्चों के हाथ में झाड़ू थमा दी गई है। स्थानीय युवक ने शिक्षकों के इस कारनामे का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल होने लगा है। और ये जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, ये डिवाई ब्लॉक के नंगला चिरौरी गांव की हैं। प्राथमिक विद्यालय का ये मामला है, चिरौरी गांव के प्राथमिक विद्यालय का, जहां छात्रों के हाथ में किताब और कलम होनी चाहिए थी, उन छात्रों के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी गई है। स्कूल की साफ सफाई उन नौनिहालों से कराई जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, और इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि जिस विद्या के मंदिर में वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, अपना भविष्य संवारने के लिए गए थे,
उसी शिक्षा के मंदिर में वो झाड़ू लगा रहे हैं। जिस स्कूल में पहुंचने के बाद उनके हाथों में किताब, उनके हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उसी स्कूल के प्रबंधक ने, उसी स्कूल के प्रधानाचार्य ने, उसी स्कूल के अध्यापक ने उनके हाथों में झाड़ू पकड़ा दी है। अब सिद्धार्थनगर का एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक लेखपाल को गोली से मारने की धमकी दे रहा है। साथ ही युवक किसी दारोगा को भी बांधकर मारने की बात कर रहा है। यह वायरल वीडियो भवानीगंज थाना इलाके के बनगवा नानकार का बताया जा रहा है। यह वीडियो किसी जमीन की पैमाइश के दौरान का बताया जा रहा है। अब ये तस्वीर आप देखिएगा और इसे ध्यान से सुनिएगा। इसमें साफ तौर पर एक युवक कहते हुए नजर आता है, लेखपाल को गोली मारने की बात करता है और साथ ही कहता है कि उसने दारोगा को भी बांध कर मारा है। अब सोचिएगा कि आखिर इतनी हिम्मत इस युवक में आई कहां से, जो एक दारोगा को बंधक बनाकर पीट सकता है, जो एक लेखपाल को खुलेआम गोली मारने की धमकी दे सकता है। आखिर किसकी शह पर, आखिर किसकी छत्र छाया में? ये वो सवाल हैं जो उठने लाजमी हैं इस वीडियो के वायरल होने के बाद। आखिर किसकी छत्र छाया इस युवक के ऊपर है और जिस हौसले के साथ ये बात कर रहा है, तो किसकी शय पर? सिद्धार्थनगर से यह तस्वीर है जहां एक लेखपाल को धमकी। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश यादव जुड़ गए। राकेश, एक वीडियो वायरल हो रहा है और युवक लेखपाल को गोली मारने की बात करते हुए नजर आ रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी है इस वीडियो को लेकर? बता दूं आपको कि लेखपाल जो है गोली मारने की धमकी ये दे रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये भवानीगंज थाना क्षेत्र के बनगवा नानकार का बताया जा रहा है। ये जमीन की पैमाइश करने गए थे लेखपाल, उनके सामने ये गोली मारने की बात कर रहा है और कहा कि दरोगा भी यहाँ आए थे, उनको भी यहीं मारा था, वो कह रहा है उस वीडियो में। शुक्रिया राकेश आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। अहमदाबाद शहर में एक बार फिर से आग लग गई। परिमल गार्डन के पास देव कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। इसी बिल्डिंग में बच्चों का अस्पताल भी है। आग परिमल गार्डन के पास देव कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर लगी। आग लगने के बाद 10 बच्चे समेत 50 से अधिक लोगों को अस्पताल में से सुरक्षित बाहर निकाला गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।